प्रिय विद्यार्थियों, न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए आज न्यूटन के द्वितीय नियम की व्याख्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने इसी पाठ के दूसरे वीडियो में पढ़ा था न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। एक दूसरा नियम भी होता है। पहले नियम की व्याख्या हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आज दूसरा नियम शुरू करते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम एक दूसरे रूप में, संवेग के रूप में, किसी निश्चित द्रव्यमान पर किसी निश्चित द्रव्यमान यम पर लगाया गया बल F वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती शब्द के लिए प्रयोग करते हैं एक शब्द समानुपाती होता है। मान लीजिए यह एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, ये u वेग से गतिमान है, इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। अब इस पर अगर हमने फोर्स इस पर एक्ट कर दिया F, तो इसका वेग बढ़कर v हो जाता है। ये दो कंडीशन है, जरा इसको लिख लेंगे। माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, सरल रेखा में गतिमान होगी। बल F लगाने पर t समय बाद उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। अब दोनों के लिए हम संवेग जरा ले लें। यहाँ t को लिख देंगे 0 और यहाँ t का कोई वैल्यू हो जाएगा t समय। t1 हो गया ये, और ये t2 हो गया। अतः वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 इक्वल यम इंटू यू और अंतिम संवेग P2 इक्वल यम वी। अब न्यूटन के द्वितीय नियम को अगर हम फॉलो करते हैं, द्वितीय नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर बल वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर हम तीर भी लगा देंगे। यहाँ वेग भी है तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे।
अब डेल्टा P की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए P1 इसको लिख सकते हैं हम प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T, ये दैट इज इक्वल टू हो जाएगा P2 की जगह लिख देंगे हम MB, P2 के जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर MB माइनस MU अपान डेल्टा T। यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख सकते हैं MV माइनस U अपान डेल्टा T। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से A इक्वल होता है V माइनस U अपान T। ये इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है, इसलिए ये हो जाएगा M इंटू A, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू MA। F इज प्रोपोर्शनल टू हमको मिल गया MA। हम इसको पहला समीकरण मान सकते हैं और यहाँ इसको दूसरा समीकरण मान सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू मिल गया हमको MA। अब हम वैल्यू ले लें इन लोगों की। यदि प्रोपोर्शनल शब्द हटा देते हैं तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू KMA, जहां K एक नियतांक है, कांस्टेंट लेते हैं इसको हम। यदि हम F बराबर 1 न्यूटन, M इक्वल 1 kg लें तो A इक्वल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं समीकरण में तो F इक्वल हो जाएगा, हमारा समीकरण है F इक्वल KM में, तो इससे हमको मिल जाएगा K इक्वल 1, क्योंकि F की वैल्यू 1 रख दिया आपने, M की वैल्यू 1 रख दिया, A की वैल्यू 1 रख दिया, तो केवल K बचता है, स्मॉल K लिखेंगे, K इक्वल हो जाएगा 1। अब K की वैल्यू आप फिर इसमें समीकरण में रख देंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिख दीजिए, ये समीकरण नंबर हमने 3 लिया था, K का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर K का मान समीकरण 3 में हम रख दें तो हमको मिलेगा F इक्वल M इंटू A, जो कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। अब इसको हम लिख देंगे, यही न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। F इक्वल M। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हम लोगों ने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में व्यक्त किया है। ये हमारे संवेग के पदों में न्यूटन के गति की दूसरे नियम की व्याख्या है। अब हम यहाँ बताते हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम दूसरे नियम से किस प्रकार संबंधित है, या न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम की व्याख्या। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम की व्याख्या, या प्रश्न आता है परीक्षा में, सिद्ध कीजिए न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक रूप है। आइए इसको सिद्ध कर देते हैं। हम लोग न्यूटन का पहला नियम जानते हैं, किसी वस्तु पर की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण।
अब यदि F बराबर 0 हो जाए, किसी वस्तु पर कोई बल न लगे, तो A बराबर भी 0 हो जाएगा और M कभी किसी वस्तु का 0 नहीं हो सकता, अनइक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। इसलिए क्लियर होगी बात। इस प्रकार यदि वस्तु पर बल न लगाया जाए इस प्रकार यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य होगा, अर्थात वस्तु में कोई गति उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक रूप है, क्योंकि बिना बल लगाए वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यह गति का पहला नियम कहता है और यही नियम दूसरा इसकी पुष्टि करता है। दूसरा नियम इस पहले नियम की पुष्टि करता है। बल के मात्रकों की जब हम चर्चा करते हैं तो बल के 3 मात्रक समझ में आते हैं। पहला, MKS और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इस न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये जो प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको जगह हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घातांक -2 हो जाती है, तो इसे हम किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन और न्यूटन में संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। डाइन को अंग्रेजी में DYNE लिखते हैं, DYNE। इसको हम लोग ब्रैकेट में से लिख लेंगे तो सरलता हो जाएगी। बल का एक तीसरा मात्रक भी है जिसको गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं और बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार। जब किसी वस्तु का वेट करते हैं या वस्तु को नीचे से ऊपर उठाते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस समय बल का मात्रक किलोग्राम भार प्रयोग होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सरल करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और हम जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन कहलाता है, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन। इसी दिशा में अगर हम 1 न्यूटन के मान निकालें तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1/9.81 किलोग्राम भार या किलोग्राम वेट इसको लिख सकते हैं, WEIGHT किलोग्राम वेट भी लिख सकते हैं आप। ये इसको जब सरल करते हैं तो आ जाता है 0.102 किलोग्राम भार किलोग्राम। इस प्रकार 1 न्यूटन की वैल्यू 0.102 किलोग्राम भार होती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनेक उदाहरण हैं, जैसे बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, क्यों? इसका व्याख्या करते हैं तो पता चलता है कि बंदूक की गोली का वेग बहुत अधिक होता है। इस कारण वह जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसका वेग अल्प समय में ही शून्य हो जाता है और गोली के वेग में परिवर्तन अर्थात मंदन तथा बल बहुत अधिक होता है। परिणाम स्वरूप गोली शरीर में घुस जाती है। दूसरा उदाहरण आता है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? जब खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है तो उसको गेंद को रोकने में अधिक समय लगता है। जब समय अधिक लगता है तो गेंद का जो वेग परिवर्तन की दर होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल लगाना पड़ता है और
उसको चोट लगने की संभावना भी नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण न्यूटन के गति के दूसरे नियम के हैं, जिसे हम कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमको बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उसका भी हम निराकरण करेंगे। आज का ये हमारा वीडियो आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।